अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुना केमिस्ट चैनल। तो क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स आप लोगों का। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। अच्छा स्टूडेंट, हम लोगों ने आज जो है वो पढ़ना है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में उसकी एग्जाम्पल और डेफिनेशन को डिस्कस किया था, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में जाएंगे। मीन की उनकी टाइप्स को भी डिस्कस किया जाएगा विद एग्जांपल्स, ताकि आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। असल में ना होता ये है कि बहुत सारे रिएक्शंस किस तरह से प्रोसीड होते हैं, उनके ऑर्डर्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है ये तुमने पढ़ लिया ना, अब जाहिर बात है। तो अगर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, फिर डेफिनेटली आपको ये भी क्लियर होगा कि कैसे इसको जो है आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो जी हमारा आज का टॉपिक क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस की एग्जांपल्स, यानी कि हम लिखेंगे एग्जांपल्स। ठीक हो गया, ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक, शोइंग डिफरेंट ऑर्डर्स, शोइंग डिफरेंट ऑर्डर्स। है ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, जब बच्चों को ये समझ आ जाती है ना कि डिफरेंट फ्रैक्शंस के ऑर्डर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, तो उनके लिए फिर ये बिल्कुल भी मसला नहीं होता, वो इजीली इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स हमारे साथ पास बहुत सारी हैं। अब अच्छा, सबसे पहली एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे इसमें है, दैट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नंबर वन एग्जांपल इज decomposition of nitrogen पेंटाऑक्साइड। जो स्टूडेंट इस तरह की रिएक्शन से ना एमसीक्यूज बड़े आते हैं। मतलब ऐसे टॉपिक से हम ज़्यादातर मोस्टली ना एमसीक्यूज ही डिज़ाइन करते हैं। मतलब आपको रिएक्शन बना देंगे, लिख के दे देंगे, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेंगे, या फिर वो उल्टा कर देंगे। तो मतलब इसलिए ना आपको उसको ज़रा ज़रा ध्यान से समझना है। लॉन्ग ना पूछा जाए, शॉर्ट भी बेशक ना दिया जाए, लेकिन एमसीक्यूज समझे कि वो लाजमी है। अब देखिए नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड मीन के ऑक्सीजन के साथ 5 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी स्टेबल करने के लिए यहाँ नाइट्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है। मीन के ये नाइट्रोजन बेसिकली डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, मीन के इसको हीट देकर डिकम्पोज किया जा रहा है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ जाती है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ये जो आपको पता है, ये जो साथ 1 2 3 सब लगाते हैं, दैट इज़ द बेसिकली बैलेंस ऑफ द इक्वेशन, जिसको हम लोगों ने 9th लेवल पर डिस्कस कर लिया। अगर कोई बच्चों को इसकी प्रॉब्लम है, दे कैन आस्क क्वेश्चन सेपरेटली मुझसे कमेंट में, मैं उसको बता दूंगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया कि आपने नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन की है, तो आपके पास प्रोडक्ट में ये दो चीज़ें आ गई हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो दो चीज़ें आपके पास आई हैं, अगर हम आपसे कहें कि इसका रेट कांस्टेंट या इसके ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन लिख कर दे, तो हमने क्या पढ़ा था कि रेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट के, और यहाँ क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट। एक्सपेरिमेंटली अगर इस सेक्शंस को देखा जाए तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये बेसिकली इसका जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस है वो 1 है। रीज़न कि सारी की सारी जो अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी स्टूडेंट, जो सारी की सारी हमारे पास जो है रिएक्शन की सारा जो मतलब किस तरीके से ये प्रोसीड हो रहा है, वो डिपेंड इस पे कर रहा है। ये होगा तो डिकम्पोजिशन होगी, ये नहीं है तो ये आपके पास प्रोडक्ट नहीं आएगी। और जो कि इसकी कोएफिशिएंट वैल्यू 1 है, दैट्स मीन कि ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 होगा। क्लियर हो गया। आई होप सो कि आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है। अच्छा स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या आ जाता है, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम दे रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है ना, उसके लिए ये नाम डिज़ाइन करना मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होगा। टर्शरी है ना, टर्शरी का मतलब है कि कार्बन के गिर्द कितने मिथाइल ग्रुप है, 3, दैट इज़ द टर्शरी। मैं यहाँ ज़ाहिर बात है इसको तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी ना कि ये कैसे होगा, आपने इसको केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक चैप्टर सारा आ जाता है, उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं।
लेकिन अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, कोई मसला नहीं है। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, मीन के इस साइड पर क्या आएगा, Br। आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मीन कि इसको वाटर की प्रेजेंस में क्या किया जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है, क्योंकि हाइड्रो मीन वाटर है, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन है। अब होता क्या है कि जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो वाटर है वो हमने एज अ सॉल्वेंट यूज़ करना है, मीन इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का काम क्या होता है, यू नो ऑलरेडी, दे डिज़ोल्व द गिवन कंपोनेंट इन टू इट, कि आपके पास जो भी इसके अंदर कंपोनेंट आपने ऐड करना है उसको आपको डिज़ोल्व करना है। तो सॉल्वेंट तो तब तक ही ऐड किया जाता है, एक्सेस में भी होता है, जिसकी वजह से ताकि जो आपका रिएक्शंस है वो सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब होना क्या है, सिंपल, जो रिएक्शन है वो किस तरह प्रोसीड होता है आपको समझाने के लिए, कि जब इसको ओपन किया जाता है तो हमारे पास इसको इस फॉर्म में खोला जाता है। तो होता ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ब्रोमाइड है ना, हेलोजन ग्रुप है सेपरेटली। इसको आप जल्दी से बाहर निकाल लें, बात ही ख़त्म करें, दैट्स, जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी अट्रैक्शन मूव टूवर्ड दिस, देन यू हैव अ CH3 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 VOH। ठीक है, ज़रा ये थोड़ा सा गंदा मंदा लिखा गया लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए। अब स्टूडेंट इसमें ना अगर देखा जाए रेट कॉन्स्टेंट आप कैसे लिखेंगे, आप इसमें रेट कॉन्स्टेंट इस तरह लिखेंगे कि R इज़ इक्वल टू के, और यहाँ आप लिखेंगे CH3, ठीक हो गया, 3 है, और Br है C के साथ, ठीक हो गया, यहाँ C लगा लें। तो ये दूसरा आपके पास वाटर है। अब देखा जाए तो एक ही है और एक ही है, तो आपने तो कहना है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, ऐसे ही कहेंगे ना, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये जो रिएक्शन है ना, इसमें जो वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है ड्यूरिंग द रिएक्शन, लिहाजा इसको तो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक तो एक्सेस में डाला जा रहा है और इसको दूसरा बात है एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जा रहा है, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन, मीन की रिएक्शन में उस तरह से डिकम्पोज नहीं हो रहा या उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जो जिस तरह से हम उस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए फिर जब वाटर जो है वो उसकी कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है ये पूरा रिएक्शन, तो इसका मतलब है कि जो सिंपल से आप कहेंगे ना कि बिकॉज बीइंग यूज एज अ सॉल्वेंट इट इज़ प्रेजेंट इन द लार्ज एक्सेस, मैंने पहले बता दिया था ना आपको। तो लिहाजा इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, सूडो, PSEUDO, सूडो, दैट इज़, आगे क्या लिखा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा स्टूडेंट, अब काइंडली ज़रा ध्यान से, सूडो का मतलब है एक चीज़ का हो और ना हो, यानी कि है वही चीज़ लेकिन वो नहीं भी है। आपको सूडो, आपको याद होगा आपने सूडोपोडिया वर्ड एक सुना हुआ है, सूडोपोडिया यही लफ्ज़ होगा लेकिन आगे पोडिया लग जाता है, बायोलॉजी में ये लफ्ज़ है। सूडो का मतलब होता है बराए नाम। अब सूडोपोडिया मीन कि अगर आप अमीबा को देखें, अमीबा आपको पता है एक जो है हमारा यूनिसेलुलर किस्म का जो है वो सेल है, प्लांट नहीं एनिमल सेल है। तो उसमें बेसिकली उसकी अगर शेप आप देखें तो वो कुछ इस तरह की होती है, डिफरेंट उसके जो है ना आगे से लूप्स बन रहे होते हैं, पोडिया के टाइप उंगलियां नुमा साख्तें आ रही होती हैं, मतलब फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे होते हैं। अभी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि दिस इज़ लाइक अ फिंगर बट नॉट अ फिंगर, सेम दिस इज़ अ लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बट दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिकॉज हम यहाँ वाटर भी यूज़ कर रहे हैं, बेशक वो इंडिपेंडेंट है बट यूज़ तो हो रहा है ना। तो सो दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बट नॉट एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज़ अ सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये सूडो है, मीन कि उसकी जो साख्त है वो इसका जो रिएक्शन है ना वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरह होगा लेकिन बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है। स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइंडली इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने याद करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, इसको समझें और अच्छे तरीके से याद करें और इसके एग्जाम्पल को भी अच्छे तरीके से लर्न करें ताकि कोई किसी तरह का प्रॉब्लम आपको ना हो। अब उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है मज़ीद, जो हम आगे जाएंगे तो हरी बात, अभी मैंने आपसे जो टाइप डिस्कस किए हैं वो मैं सारी क्लियर करूँगी बाद में। अब हम आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3। अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस कर ली एंड एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमने डिस्कस कर ली, नाउ द एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ टू रिलेटेड nitric oxide with ozone, reaction between nitric oxide
with ozone. Nitric oxide represented by the NO, and oxide ozone, this is one. The product you have a NO2 plus O2. K is equal to एंड ओ ही आपको पता मैं क्या लिख रही हूँ, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमने रेट कांस्टेंट लिख दिया, दो है, ठीक हो गया। और दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रही है नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन के लिए यू हैव ओजोन, तो मीन दैट two reactants are very important during the reaction, so the order of reaction of this reaction is the 2 1 1, that is the 2। क्लियर हो गया? आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट इसी तरह का एक और रिएक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी ज़रा आपने अंडरस्टैंड करना है, लेकिन अगर इसमें कोई मसला है तो पहले पूछ लीजिएगा। अब स्टूडेंट एक रिएक्शन आता है एग्जाम्पल नंबर 4 है, फेरिक क्लोराइड है आपके पास FeCl3, ठीक हो गया, और उसकी आप कर रहे हैं रिएक्शन विद द पोटाशियम आयोडाइड। आपके पास एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है। व्हेन यू प्रोसीड दिस रिएक्शन देन यू हैव अ आयरन आयोडाइड, ठीक हो गया, पोटाशियम क्लोराइड and iodine. You can look at this section: ferric chloride, potassium iodide, आयरन आयोडाइड, पोटाशियम क्लोराइड एंड आयोडीन, ये तीन चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। अब ये जो तीन चीज़ें आपके पास आई, सॉरी स्टूडेंट आपको शायद नज़र नहीं था आ रहा, क्लियर हो गया होगा ना, ये तीन चीज़ें आपके पास आ गई हैं। अब देखे जाए तो इस सेक्शन को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि जैसे दो इसमें रिएक्टेंट्स हैं, उससे प्रोडक्ट हमें जो मिल रही है वो ये है। अब रिएक्शन को बैलेंस भी करना होता है, बैलेंस करने के चक्कर में आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ जो है 2 लगाया 6, अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, 2 6 यहाँ लगा हुआ है, और फिर जो बाकी है उनको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 भी लगा हुआ है, यहाँ 6 है, ठीक है। अब स्टूडेंट सारी बातें जब इसका रेट कांस्टेंट लिखूँगी तो सॉरी यहाँ हमने लिखा था रेट, यहाँ के आना था, और यहाँ फेरिक क्लोराइड 2, और यहाँ आना पोटाशियम आयोडाइड 6। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसका जो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है वो हमें लगता है जैसे कि 8 होना चाहिए। जाहिर बात है रिएक्टेंट्स 2 और 6 दैट इज इक्वल टू 8, बट दिस इज द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। मतलब इसको थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम अगर कहेंगे तो क्यों कहेंगे, जबकि इसमें तीसरा रिएक्टेंट तो नज़र नहीं आ रहा, और दो के जो रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी देखी जाए तो 8 होती है, उस हिसाब से तो आप तो कह देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 8 होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है, ठीक है। यही तो बातें समझने वाली होती हैं। उसकी वजह ये कि जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है ना, हमें ऐसे ज़ाहिर तौर पे आपको समझा दिया जाता है बच्चे इन दोनों को मिलाया 3 ये मिल गए, लेकिन इन दोनों को मिलाते-मिलाते इन तीनों का बनना, वो जो अंदर वाले स्टेप्स हैं वो आपको नहीं मालूम, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। अब वो कैसे, अब उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ दूसरे कलर से, ठीक है, ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए। जब आप फेरिक क्लोराइड में क्या ऐड करते हैं, पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ मैं इसका। अब हमने इसका 1 मॉलिक्यूल यूज़ किया और इसका हमने 2 मोल यूज़ किया, ठीक हो गया। अब हमारे पास प्रोडक्ट में जो है वो आ जाता है, सबसे पहले वो तो बनना ही है ना, फेरिक आयोडाइड, ये तो बन गया ना। उसके बाद बनता है पोटाशियम क्लोराइड जो बनता है, तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि क्लोरीन रिलीज़ हुई है, वो भी आयनिक स्टेट। ये फर्स्ट रिएक्शन हुआ, यानी कि इनके मिलने से ये तो कांस्टेंट एक प्रोडक्ट है, ये भी कांस्टेंट है, ये एक चीज़ बनी। चूँकि ये अनस्टेबल है लिहाजा रिएक्शन मज़ीद चल रहा है, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि ये ऐसी प्रोडक्ट होती है जो ज़्यादा देर तक इस हालत में नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए रिएक्शन के ही अंदर कुछ ऐसा कर देती है कि जिससे ये खुद को स्टेबल कर ले। स्टेबल का मतलब है कि अपनी जो वैलेंसी की डेफिशिएंसीज़ हैं या उनकी एक्सेस है उनको क्लियर करे, ठीक है। अब डेफिशिएंसी कब होती है, एक्सेस कब होती है, सारी बातें समझने ली गई हैं 9th-10th के लेवल पर, फर्स्ट ईयर के लेवल पे भी स्टार्टिंग चैप्टर में ये बातें डिस्कस की जाती हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है देन कैन आस्क क्वेश्चन। अब आपके पास क्लोरीन जो है वो प्रोडक्ट में जो आया है, ये मज़ीद जो मौजूद इसके अंदर पोटाशियम आयोडाइड है इसके साथ रिएक्ट करेगा, मीन के ये रिएक्शन थोड़ा स्लो चल रहा था लेकिन ये रिएक्शन अब फास्ट हो गया। तो इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या किया कि मज़ीद पोटाशियम क्लोराइड की क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया और ख़ुद को आयोडीन स्टेट में बाहर निकाल लिया। अगर आप देखा जाए तो ये जो चीज़ थी ये क्या है, दोबारा उसी रिएक्शन का हिस्सा है। तो 1 2 3 ये तीनों चीज़ें जो हैं बेसिकली रिएक्शन को प्रोसीड कर रही हैं, तो इसीलिए फिर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ द 3।
दैट्स मीन दिस इज़ अ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? आई होप सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। तो इसको ज़रा अच्छी तरीके से आप समझिएगा। तो हमने अभी जो है आज क्या किया है, हमने आज एक तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस तरह के स्टूडेंट मज़ीद रिएक्शंस हैं, मज़ीद एग्जांपल्स हैं, मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फिर ये नहीं होता कि आपने जो पढ़ लिया बस ख़त्म ही इसी दायरे में रहना है, स्पेशली जो आपका लेवल है फर्स्ट ईयर का। दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो आपको उसी एग्जांपल्स के ऊपर थोपा जाएगा या उसी का रट्टा करवाया जाएगा। नथिंग, बिल्कुल ऐसा नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू शुड गिवन कॉन्सेप्ट अप्लाइड एट द डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ताकि आपका जो मज़ीद जो कॉन्सेप्ट है इनके बारे में वो क्लियर हो जाए। अगर किसी स्टूडेंट को ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो काइंडली वो मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकता है। बाकी जो चीज़ आपको समझ आ गई दैट्स गुड, इस पर आप मेहनत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये आपका थैंक्स होगा मेरे लिए, एंड थैंक्स टू यू कि आपने मेरी वीडियो देखी। बाकी अल्लाह ताला आपके तमाम इम्तिहानों में आपको कामयाब करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।